गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत तुम सभी लोगों का लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू द डे 8। कैसे हो तुम सभी लोग, है ना। स्वागत तुम्हारा आज के इस न्यू वीडियो के अंदर, न्यू लेक्चर के अंदर, जहां तुम सब लोगों को पता होगा कि आज हमारा 8 डे चल रहा है, 8 लेक्चर चल रहा है। और इस सीरीज के अंदर, इस विकास बैच के अंदर हम अब तक तुम्हारा एक चैप्टर कवर कर चुके हैं जिसका नाम है पावर शेल। ठीक है, हम इस पूरे बैच के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर, सॉरी, इस पूरे विकास बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ये सारी चीज़ों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए तुम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा ना, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हो। इस बैच के अंदर शॉर्ट में बताऊँ तो तुम लोगों को डिटेल्ड बैचेस, इस डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे सभी चैप्टर्स की। सभी चैप्टर्स के बहुत ही डिटेल में हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू तुम्हारे चैप्टर्स को कवर करते हैं। तुम्हारे टेस्ट लिए जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे एंड तुम्हारी क्वेश्चन बैंक, हमारी जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक में से तुम्हारे को क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। क्वेश्चन बैंक्स में सारे तुम्हारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो यही कुछ मोटा मोटी बात है जो हम अपने बैच के दौरान आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारा पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग योर इंग्लिश। ठीक है, हम इंग्लिश और एसएसटी करवाते हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। इस चीज़ को तुम्हारा अराउंड अक्टूबर एंड तक हम फिनिश कर देंगे, तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस। तो अगर आपको हमारे साथ करना है तो कर सकते हैं। डेली आपको 5 बजे इस चैनल पे लेक्चर मिल जाएगा, तो आप आ सकते हो, देख सकते हो, है ना, और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको डीबीवीज में मिलेगी। बेसिकली कहा जाए तो जितने लोग आपको पैसों में, जो पोस्ट आपको या जो फैसिलिटीज़ या जो फीचर्स आपको पैसों में मिलते हैं, वो यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए। और एसएसटी की पूरी ज़िम्मेदारी पे, ठीक है, आपके 100 ऑन 100 लाने कहीं नहीं गए, 100 ऑन 100 कहीं नहीं गए, आराम से लेंगे, हम मिलके लेके आएँगे। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो बैच की बात हो गई, इसको हटाओ। अब बात करते हैं कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग मिले हैं डे 8 पे, ठीक है, डे 8 पे। आज हम लोग आज हम लोग आपका चैप्टर कवर हुआ था पावर शेयरिंग। हमने पिछले 7 दिन के अंदर पावर शेयरिंग खत्म किया। अच्छा, आज हम लोग उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप लोग हमें बोर्ड पे देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही छोटे एंड बहुत ही कम क्वेश्चंस एंड बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस है तुम्हारे एनसीईआरटी के। लेकिन ये क्या, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन शायद आ जाए। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज करके सीबीएसई एग्जाम में दे दें। एग्जैक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट अगर हो रहे हैं, स्कूल के एग्जाम्स हो रही है, तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस के आने की चांसेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है। ठीक है, चलो, बहुत हो गई बातें। अब थोड़ी-सी तुमसे मुझे थोड़ी बातें करनी है, सिर्फ 5 मिनट, 5 से 10 मिनट लूँगा। ठीक है, 5 मिनट लूँगा, थोड़ा-सा सुन लेना बस, थोड़ा-सा सुन लेना। देखो, मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ, तुमने पिछले 7 दिन 7 लेक्चर्स देख कर आ रहे हो। ठीक है, तुम पिछले 7 दिनों के 7 लेक्चर्स देख कर आ रहे हो, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम जो पिछले, क्या हो जाता है इसको, 1 सेकंड दो, 1 सेकंड। जो 7 लेक्चर्स में हमने तुम्हारी पूरी पावर शेयरिंग को बहुत डिटेल में कवर किया है, वो 7 के 7 लेक्चर्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम देख के आ रहे हो। चल जा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने उन 7 लेक्चर्स को देख कर आए हो। अब देखो, हमने उन 7 लेक्चर्स के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एनसीईआरटी की मदद से, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तुमको मिलती है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक की मदद से पूरे चैप्टर को कवर किया है। सारे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में कवर किया। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या, देखो मैंने तुमसे कहा था कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, हम उस चैप्टर के लिए तुम्हारे पास एक वन शॉट लेकर आएंगे। हम उस चैप्टर के लिए, हर चैप्टर के लिए, मैंने हर चैप्टर के लिए कहा था, जैसे चैप्टर खत्म होगा हम वन शॉट्स करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। देन मैंने कहा था कि हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्वेश्चन बैंक जो हमने प्रिपेयर करी हुई है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबको हमने सेक्शन वाइज बांटा है।
वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को कवर भी करने वाले हैं, वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले थे। यहाँ हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले थे। अच्छा हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने तुमसे बताई थी और ये सब होने के बाद भी एंड में तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाना वाला। ठीक है क्या? टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सेंटर का होने वाला था। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने वाली थी। तो अब ये होगी क्या? देखो, हमने पावर शेयरिंग चैप्टर को 7 लेक्चर्स में कवर किया। हम अब उसको वन शॉट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको वन शॉट किया नहीं, हम सीधा आ गए भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये फंडा क्या है? वन शॉट्स कब करवाए जाएँगे? देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हमने तुमसे सीनियर, जो तुम्हारे सीनियर बच्चे थे, पिछले साल, उनके लिए हमने एक सीरीज़ निकाली थी फाइटर सीरीज़ नाम से। वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में तुम्हारे वन शॉट्स कवर किए थे हर चैप्टर के लिए। उसके लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें वहाँ से करना है तो वहाँ से कर सकते हो। ये बैच जब खत्म होगा उसके बाद वन शॉट्स रिवीजन सीरीज़ तुम्हारे लिए आएगी, कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना कि भाई अभी के लिए हम लोग वन शॉट्स नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए हम लोग सिर्फ़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊँगा और जो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक, अब क्वेश्चन बैंक में तुम्हारे अराउंड मैं मानता हूँ सारे क्वेश्चंस को मिला करके, सारे क्वेश्चंस को मिला करके मोटा-मोटी 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस बहुत होता है, बहुत होता है। एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस हैं। 30 टू 35 क्वेश्चंस मैंने एक चैप्टर के दिए हुए हैं, ठीक है? बाकी एमसीक्यूज़ अलग। एमसीक्यूज़ तो हमने अराउंड 40 टू 45 एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं। 40 टू 45 एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं हर चैप्टर के। तो काफ़ी अच्छे खासे एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बैंक जब हम लोग कवर करेंगे, उसी दौरान जब मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कवर करवाऊँगा, उसी दौरान तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम लोग उस चैप्टर के कांसेप्ट्स को भी रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है ना, वो भी रिवाइज़ हो जाएगा। बिकॉज़ जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पूरे चैप्टर को कवर करता है। समझ में आया? पूरे चैप्टर को कवर करता है। तो अगर तुम लोग क्वेश्चंस ही बेसिकली कर रहे हो, मैं तुमको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के पीछे का कांसेप्ट तुमको समझाऊँगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा एक वन शॉट रिवीजन ही तो हो रहा है। ठीक है? तो ये तुम्हारा इनडायरेक्टली वन शॉट रिवीजन मैं यहाँ करवा दूँ। उसके बाद तुमको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन उसकी आंसर की, तो वो सारी चीज़ें अलग बात है। ठीक है? ये तुम्हें चीज़ें कुछ मुझे बतानी थी, बता दी। अच्छा, आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं अभी आज के लेक्चर को। अच्छा, चलो। बहुत कम क्वेश्चंस हैं। देखो, कुछ चीज़ें और इसके लिए इस लेक्चर से दौरान एनसीईआरटी में कुछ फालतू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत फालतू क्वेश्चंस। ऐसे फालतू क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने की कभी संभावना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हो। ये क्वेश्चंस मैं तुम्हारे को नहीं करवाने वाला। मैं तुम्हें बता दूँगा कि ये क्वेश्चंस हैं, इसे मार्क कर लो। ये फालतू क्वेश्चंस हैं, मत करना। टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है? वो क्वेश्चंस नहीं आते। आते भी नहीं है, तुम्हारे ना पीरियोडिक टेस्ट में आएँगे, कहीं आएँगे नहीं। कहीं काम नहीं आने वाले। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। तो हम विदिन 20 मिनट्स या उससे कम टाइम में खत्म कर देंगे। बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस है, तो विदिन 20 मिनट्स खत्म कर सकते हैं। तुम्हारा थोड़ा बहुत कांसेप्ट भी मैं तुम्हें रिवाइज़ करवा दूँगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन, फटाफट तुम्हारी एनसीईआरटी खोलो एंड अगर तुम्हें आंसर्स लिखने तो नोटबुक खोल के लिख सकते हो, कि तुम्हारे यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज़? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चंस करवाऊँगा, उस क्वेश्चन के पीछे का महत्व भी बताऊँगा कि अगर ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के पीछे का महत्व क्या है? इस क्वेश्चन के पीछे का पर्पस क्या है? और ये क्वेश्चन क्या आने की संभावना है एग्ज़ाम में या नहीं है? मेरे हिसाब से जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख पा रहे हो ना, ये क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली नहीं आएगा। लेकिन जब तुम इस क्वेश्चन के स्टार्ट का पॉइंट पढ़ते हो, जब तुम इस क्वेश्चन की शुरुआत का एक हिस्सा पढ़ते हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कौन-सा हिस्सा देगा, ये वाला हिस्सा। जब तुम ये वाला हिस्सा पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर अटेम्प्ट के बाद, हर साल के बाद, हर एक गैप में या हर साल या 2 से 3 साल के गैप में, कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन-सा वाला? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वाला। ठीक है? अब ये अलग-अलग तरीके से आएगा। या तो बोलेगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और ना बोलेगा कि वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बीच का डिफरेंस बताओ। या फिर तुम लोग को एमसीक्यू फॉर्मेट भी दे देगा, या फिर मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट दे देगा। मोटा-मोटी कहने जाए तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारा एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्म में बन सकता है और बनता है। ठीक है? अच्छा, तो हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक एग्ज़ाम्पल भी तुम लोग को देने के लिए कहा गया है। देखो, हमने यहाँ पे इन्हें 4 पॉइंट्स में इस आंसर को बाँटा है। कौन से हैं? हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हमने 2 पावर शेयरिंग के टाइप्स पढ़े थे, हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल।
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हाँ, और पावर शेयरिंग जो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के थ्रू जो पावर शेयरिंग होती है, इन 4 पॉइंट्स के बारे में। तो जो पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि अगर पावर लेजिस्लेचर, जुडिशियरी या फिर तुम्हारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में अगर पावर शेयर हो रही है और इक्वल ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो इस टाइप की पावर शेयरिंग को कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ना द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर 2 ऑर्गन्स। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होती है। अगर ये तीनों को इक्वल पावर्स दी जा रही है, इन तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को इक्वल पावर्स दी जा रही है, ठीक है, तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या कहते हैं? कि पावर जो शेयर हो रही है ना, वो गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो रही है डिफरेंट लेवल पे। दोनों को समझना, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। दोनों चीजों को समझना। हॉरिजॉन्टल के अंदर ना हम लोग पावर जो शेयर हो रही हो वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। इन ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर हो रही है, किसमें? हॉरिजॉन्टल में। लेकिन जो वर्टिकल होता है उसके अंदर जो पावर शेयर होती है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे होती है। कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ी है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज होती है, इनके बीच में पावर शेयर होती है। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयर। फिर जो पावर शेयर होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, इसका हम लोग ने एक एग्जांपल अच्छा खासा पढ़ा था बेल्जियम के केस में, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा था ना हमने। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो ये है। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हमने एक ये पॉइंट भी पढ़ा था कि जो पावर शेयर होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर होती है। ठीक है, अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, सारी पार्टीज अपने लिए चुनाव लड़ रही है ताकि वो पावर में आ सके, वोट्स इकट्ठा करके पावर में आ सके। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अलग अलग पावर्स होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो ना coalition governments are formed when no single party gains a majority, leading to the power sharing among parties. coalition government गठबंधन बनाते हैं, है ना, जो जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिलकर के एक गठबंधन बनाती है ना, और उस गठबंधन के तौर से जैसे कि बहुत सारी पार्टीज मिलकर के एनडीए बनाया या इंडिया अलायंस बनती है, तो ये अलायंस होती है, इन्हें हम लोग गठबंधन कहते हैं। इन्हें हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट नहीं कहते। ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होती, ये होती है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये होती है गठबंधन विच इज अलायंस, जिसे हम लोग अलायंस कहते हैं। राइट, अब जब ये अलायंसेस जब इलेक्शंस लड़ती है और इलेक्शंस लड़के जब जीत जाती है और जीतने के जब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जब अलायंसेस अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है जीतने के बाद, तब उन्हें हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये पीडीएफ मिलेगी क्या भाई? सब मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, सब मिल, है ना। ये भी पीडीएफ हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, जल्दी जाके प्लीज जाके ज्वाइन कर लो। चलो, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजंस एंड वन मोरल रीजंस फॉर ऑफ टू पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मैं तुम्हें बताऊं, ये वाला क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम्स में आए ना आए, तुम्हारे स्कूल के जो पेपर्स होते हैं या तुम्हारे पीरियडिक टेस्ट होंगे वरना तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे, दिस इज द क्वेश्चन, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट जो टॉपिक है प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन का जो टॉपिक है वह आता है हर साल। मैक्सिमम स्कूल्स अपने जो प्री बोर्ड्स होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन डालती है। इन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो प्रूडेंशियल रीजंस एंड मोरल रीजन के बारे में हमको बताना है। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेशन टू एंश्योर देयर एडिक्वेसी। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? ठीक है, प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग मतलब कि बेसिकली रीजंस। ठीक है, यहाँ जो वर्ड तुम्हें दिख रहा है ना ये, अरे एक सेकंड यार, ये हाईलाइटर, ठीक है, वर्ड जो दिख रहा है ना तुम लोग को, ये
इसको मार्क करो रीजन, रीजन 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 फॉर पावर शेयरिंग। क्वेश्चन को समझो, हम लोग को दो रीजन बताओ, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल रीजन कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। तो प्रूडेंशियल रीजन ये है कि भाई साहब जैसे हमने देखा बेल्जियम के अंदर और श्रीलंका के अंदर वाला केस, जो श्रीलंका में हुआ भाई, है ना, सिंहालास का और तमिल्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल ग्रुप्स का कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए करो ताकि जो सोशल ग्रुप्स जैसे श्रीलंका में हुआ, सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई वो ना हो और एक भाईचारा बना रहे। और इसी भाईचारा को बनाने के लिए हम लोग को पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। बोथ द सोशल ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इक्वली पावर देनी पड़ेगी, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग को अलग कर रहे हैं, है ना, मुझे उतना भाव नहीं मिल रहा, हाँ मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, ऐसा किसी को फील ना हो, है ना, सबको इक्वल राइट्स मिले। राइट, सोशल ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, जैसे कि श्रीलंका में हुए थे और बेल्जियम में नहीं हो पाए। ठीक है, बिकॉज उन्होंने पावर को शेयर करा, पावर शेयरिंग अपनाई उन्होंने, है ना, और सभी सोशल ग्रुप्स को, एक डिफरेंट आइडेंटिटी के सोशल ग्रुप्स को उनकी पावर, उनकी रिस्पेक्ट उनको दिया, उनको दर्जा दिया, उनको इक्वल राइट्स दिया। समझ में आया? तो पावर शेयरिंग करने का ये एक और रीजन है कि भाई साहब सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटी को कम कर दो। ठीक है, और कम कैसे कर सकते हो? पावर्स इक्वल दो, ठीक है, किसी को मेरे आउटडेटेड फील मत कराओ। ठीक है, अगर तीन बच्चों का तीन लोगों का, तीन दोस्तों का एक ग्रुप है ना, अगर उसमें से दो दोस्त बहुत ही खुश मिजाज रहे हैं, मतलब कि समझ लो अगर तीन दोस्तों का ग्रुप है ना, दो दोस्त आपस में कॉल पे बात कर रहे हैं, जब मिलते हैं तब एकदम गले लगा के बैठ जाते हैं भाई साहब, है ना, बातें करने लगे हुए हैं, तीसरे दोस्त को देख भी नहीं रहे। ठीक है, बातें करने में लगे हुए हैं लेकिन तीसरे दोस्त को देख भी नहीं रहे, वो साइड में बैठा हुआ है, ये दोनों बातें करने लगे हुए हैं। तो वो तीसरे दोस्त को कैसा फील होगा? आउटडेटेड, उसे लगता है यार ये लोग मेरे को तो अलग कर रहे हैं वैसे, मुझे इन लोग अपने में मान नहीं रहे, मुझे इन लोग अपना दोस्त मान ही नहीं रहे, मैं ही अलग हो जाता हूँ, वरना वरना लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई झगड़े, यही बात है। अच्छे एग्जाम्पल्स है मेरे। अच्छा, अब ये रीजन तो है पावर शेयर करने का, एक मोरल रीजन भी है कि पावर शेयर क्यों होनी चाहिए। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट हम देखा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी, अगर तुम्हारे कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया की तरह, तो भाई पावर शेयरिंग होनी चाहिए, समझ रहे हो? People have rights to be consulted on how they are being governed. For instance, the Indian Constitution provides the participation of the citizens in decision making through various democratic institutions. इतना समझ लेना कि भाई सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है, डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है। तो पहला जो रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड चीज क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो वहां पावर शेयरिंग तो होनी ही चाहिए। लोगों के पास ये हक होना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाने का, उन्हें उंगली उठाने का मतलब कि उन्हें बताने का कि अगर आप ये गलत करो तो आप ये गलत कर रहे हो, आपको सही करना चाहिए। राइट, ये हमारे पास हक है, ये हमारा हक है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो ठीक। दो क्वेश्चन कर लिया, बेसिकली हम लोग पूरे चैप्टर का अच्छा खासा रिविजन करवा रहे हैं। मैंने तुम्हारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन दोनों टॉपिक्स एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दिए। ये क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, हटाओ, हटाओ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी हटाओ। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन है ना, दिस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है, हटाओ, सीधे सिक्स क्वेश्चन का, जो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है ना, उन क्वेश्चन को करवाओ। फालतू के क्वेश्चन बहुत दिए एनसीईआरटी के अंदर, मत करो। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फॉर इन द फेवर और अगेंस्ट द पावर शेयरिंग। Identify those which are in a favor of power sharings and select answers using the codes given below. ठीक है जी, मतलब कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पावर शेयरिंग के फेवर में बात करी है और बहुत लोगों ने उसके अगेंस्ट में बात करी है। किसी ने कहा पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है, कोई कहता है पावर शेयरिंग बिल्कुल खराब है। क्यों होनी चाहिए पावर शेयरिंग? डिक्टेटरशिप रखो, एक ही गवर्नमेंट में सारी पावर होनी चाहिए, क्यों करनी है पावर शेयरिंग, रखनी क्यों है? और कुछ कहते हैं कि वैसे पावर शेयरिंग होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही दो लोग मिले, ठीक है, एक काम कर लो, इमेजिन करो, एक मिले मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर राहुल, नाम रख लेता, राहुल भाई साहब मिले, और एक मिले मोहित भाई साहब, राहुल और मोहित। राहुल भाई बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है, होनी चाहिए,
और मोहित भाई बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों को अपने अपने पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। राहुल को बताना पड़ेगा कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है और क्यों होनी चाहिए, और मोहित को बताना पड़ेगा कि भाई साहब क्यों पावर शेयरिंग खराब है और क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों उसे अच्छी लगती नहीं है। राइट। तो इसी चीज के ऊपर तुम लोग को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसी पॉइंट्स को बस डब्बे में फिल करना है, तुम्हारा काम हो गया। ये भी इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल मैंने ले लिया। चलो ठीक है, देखते। अच्छा, देखो, पहला पॉइंट क्या है, मैं तुम लोग को मार्क करवाता चलूंगा ताकि तुम लोग को दिख जाए। रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ये पहला पॉइंट है। अच्छा, अब मुझे बस बता, एक पॉइंट को पढ़ के, ठीक है, आंसर्स चल ले ही रहो तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी बस पॉइंट को देखना। पॉइंट पढ़ लिया, रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज या दो सोशल ग्रुप्स, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको कम करवाना है ना, और भाईचारा बढ़ाना। अब मुझे बताओ, ये चीज करने के लिए क्या पावर शेयरिंग चाहिए या नहीं चाहिए? अभी हमने ऊपर पढ़ के आया, प्रूडेंशियल रीजन पढ़ के आया ना हमने प्रूडेंशियल रीजन पढ़ के आया। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये पॉइंट मोहित भाई साहब बोलेंगे या राहुल भाई साहब बोलेंगे? राहुल भाई साहब को ये पॉइंट बोलना चाहिए या मोहित भाई साहब को ये पॉइंट बोलना चाहिए? क्या ये पॉइंट राहुल भाई साहब के फेवर में जा रहा है या मोहित भाई साहब के फेवर में जा रहा है? एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। राहुल भाई साहब बोल रहे हैं तो पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है, एंड राहुल भाई साहब बोल रहे हैं, मोहित भाई साहब बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं। अब जरा पॉइंट को ध्यान से समझो। ठीक है, ये पॉइंट ही कह रहा है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े नहीं करवाने, तो पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। पावर शेयरिंग जरूरी है। और अगर वो नहीं करवाना हो, पावर शेयरिंग जरूरी है, पावर शेयरिंग जरूरी है, तो पावर शेयरिंग जरूरी है मतलब क्या है? मतलब क्या है वो? आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग हो गया ना, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। अब पावर शेयरिंग को सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? राहुल भाई साहब कर रहे हैं। तो राहुल भाई बोलेंगे ये वाला पॉइंट को, कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। समझ में आया? बस इतना ही है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमारे आंसर है। अच्छा, आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अभी कर ही लिया तो। डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ आरटी बर्डनेस। जल्दी जल्दी जल्दी। आरटी बर्डनेस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि देख रहे हो ना कि चुगली सी चुगली 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 कहेंगे ना उसको, वो कि इस तरह से चुगलियाँ हैं, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको रिड्यूस करना है। तो किसका पॉइंट आएगा? ऑब्वियसली कि ये पावर शेयरिंग जब होगी, तो अगर पावर शेयरिंग है तो ही तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो ये चुगलियाँ हैं, ये कम कम होगी, खत्म होगी। राइट। तो ये क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। तो ये पॉइंट कौन लेगा? राहुल भाई साहब लेंगे। राइट, देख लो। चलिए, अगला पॉइंट पढ़ो। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बताओ। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। अब इसमें दो सिचुएशंस क्रिएट करो, जो हमने देखा राहुल भाई का और एक मोहित भाई का। राहुल ने कहा कि पावर शेयरिंग जरूरी है, तो अगर तुम राहुल के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो अगर वो ये कह रहा है कि पावर शेयरिंग जरूरी है और पावर शेयरिंग है, तो पावर शेयरिंग है तो इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग क्विकली होंगी, उस पर डिले क्यों होगा? अगर पावर शेयरिंग है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट सारे प्रोसेस बीत जाएंगे। एक लॉ या एक कोई एक्ट पास करना है या कोई डिसीजन पास करना है तो पटाख से हो जाएगा। राइट। वही अगर तुम मोहित भाई साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे, तो उन्होंने तो ये देखा ना कि भाई पावर शेयरिंग जरूरी नहीं है, तो उनके लिए तो पावर शेयरिंग नहीं है। तो अगर पावर शेयरिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो डिसीजंस बन रहे हैं उसको काफी टाइम लग रहा है बनने के। तो ये डिसीजंस पास होने के लिए काफी टाइम लग रहा है। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पावर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पावर शेयरिंग, जो कि मोहित भाई साहब लेंगे। लो, लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ लें फटाफट। यहाँ ध्यान होना चाहिए। अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डाइवर्स ऑफ ग्रुप्स है, डिफरेंट ग्रुप्स है,
उनके बीच में डिफरेंट पावर शेयर होनी चाहिए। डिफरेंट डाइवर्सिटीज ऑफ ग्रुप है, मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले, रिलीजन मानने वाले, अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, ऐसे डिफरेंट डाइवर्सिटीज ऑफ पीपल्स हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटीज ऑफ लोग हैं। उनके बीच में एक भाईचारा वो बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रहना चाहिए, रहना चाहिए। कैसे रहेगा वो? कैसे रहेगा? अगर पावर शेयरिंग होगी तो रहेगा ना, अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगी तो कैसे रहेगा? बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? ये आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग होगा। तो ये पॉइंट कौन लेगा? राहुल भाई साहब लेंगे। लो, ले लिया वाले। चलो आगे बढ़ते। इंक्रीजेस इंस्टेबिलिटी एंड डाइवर्सनेस, इंक्रीजेस इंस्टेबिलिटी एंड डिविजननेस, डिविजननेस लिखा हुआ है, हाँ डिविजननेस लिखा हुआ है। डिविजननेस का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, डिवाइड करना। अब डिवाइड किसको कर रहे हो? अच्छा, रिलीजन को कर रहे हो डिवाइड, या फिर सोशल ग्रुप्स को डिवाइड कर रहे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, कलर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, है ना? लोगों को डिवाइड कर रहे हो, आपस में बांट रहे हो लोगों को कि भाई तू गोरा है, तू गोरा है, तू काला है, तू पतला है, तू मोटा है, तू अमीर है, तू गरीब है। तो लोगों को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या निकलेगा? अल्टीमेटली एक एम क्या निकलेगा? यही निकलेगा ना भाई, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, एकता नहीं रहेगी ना, एकता ही नहीं। बांट रहे हो लोगों को कि तू काला है, तू गोरा है, इस बेस पे लोगों को बांटा जा रहा है, राइट? तो ये डिवीजन नेशनल पॉइंट से तो हम लोग ये समझेगा कि अगर लोगों को बांटा जा रहा है, मतलब वहां पावर शेयरिंग है नहीं, है ना? डिवीजन नेस हो रहा है। अगर डिवाइड किया जा रहा है लोगों को, मतलब वहां पावर शेयरिंग नहीं है। अगर पावर शेयरिंग होती तो भाई लोगों को एक साथ, एक यूनिटी बना करके, एक भाईचारे में रखा जाता। बट यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है। तो कहाँ है पॉइंट? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पावर शेयरिंग। बहुत ईजी चीज है, बहुत ईजी चीज नहीं। मैं कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ मैं बस, और कुछ नहीं। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा, मोरल रीजन वाला। उसमें मैं क्या ले रहा हूँ? उसमें मैं क्या लेगा कि भाई जहाँ पावर शेयरिंग हो रही है ना, जहाँ पावर शेयरिंग हो रही है, पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग अगर हो रही है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होगी, या अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बेटर होगी, इसलिए वो हो रही है ना। और डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग है, मतलब लोगों के पास ये पूरा हक है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं। और ये हक गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी है। साटा हक इथे रख, ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया तो बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर 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 लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा? क्योंकि पहली चीज तो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री भी होगी, और साथ साथ पावर शेयरिंग भी हो रही होगी। बिकॉज क्या है, ये मॉरल रीजन है भाई। तो पावर शेयरिंग यहाँ पे हो रही है, हाँ, और पावर शेयरिंग होनी चाहिए। जब पावर शेयरिंग होगी तभी तो ये होगा, पावर शेयरिंग होगी तभी तो लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ेगा। अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगी तो कैसे बढ़ेगा? समझ रहे पॉइंट? समझ गए? मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो कहाँ जाएगा पॉइंट? आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग नंबर। समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री। अंडरमाइंस का मतलब होता है कि कंट्री की जो यूनिटी है, जो कंट्री की एकता है, उसे तोड़ना, उसे तोड़ना या उसे कमजोर करना, कंट्री की एकता को कमजोर करना। तो क्या ये अच्छी बात है? खराब बात है। अब इतना समझ लिया है हमने, अब ये पॉइंट तुम लोग आराम से समझ सकते हो, आराम से बोल सकते हो, राइट? देखो, अगर एक कंट्री में भाईचारा नहीं बनाए रखा जा रहा, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में है, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों के बीच में, अगर इनके बीच में यूनिटी ही नहीं है, तो क्यों नहीं है इनके बीच में यूनिटी? क्योंकि पावर शेयरिंग ही नहीं हो रही है। जैसे श्रीलंका में हुआ था, जैसे श्रीलंका में हुआ था, पावर शेयरिंग ही नहीं हो रही है इस वजह से। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ये पॉइंट जाएगा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पावर शेयरिंग में। समझ में आया? चलो जी, चलो 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 चलो, हो गया, हो गया खत्म, पहुंच गए, पहुंच गए, लास्ट पे पहुंच गए। अच्छा चलो, अब ये तुम्हें थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ, इसको समझना, समझना, ठीक है? ये थोड़ी अच्छी चीज है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस हमने देखा, उसके ऊपर
एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, तो क्या क्वेश्चन आएंगे नहीं बोर्ड में? तो ऐसा नहीं होगा, बोर्ड में क्वेश्चन 100% आएगा। इस टॉपिक से आ जाता है क्वेश्चन। तो तुम्हें बताया जाएगा कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, इसका पूरा केस समझाओ। ऐसा भी आता है भाई, सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। ठीक है, हमको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमको उसमें बताना है कि कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, पढ़ो पॉइंट्स। हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमको हर एक स्टेटमेंट पढ़ना है, देन हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बताएंगे। आ जाओ फटाफट, पहला पहला स्टेटमेंट पढ़ो। मैं मार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम लोग को देखें। ओके, इन बेल्जियम, इन बेल्जियम the Dutch speaking majority people strives to impose its domination on the minorities. क्या कहा पहले पॉइंट में? अरे भाई, जो पूरे चैप्टर में पढ़ा हमने यही तो है पहला पार्ट। जो पूरे चैप्टर में पढ़ा यही तो पहला पॉइंट है। बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी पीपल्स थे, वो लोग अपना डोमिनेशन कर रहे थे किसके ऊपर? फ्रेंच स्पीकिंग पे कम्युनिटीज के ऊपर। अपना दबदबा बना रहे थे किसके ऊपर? अपना दबदबा बना रहे थे। दबदबा माने बदमाश हूं मैं। कौन? डच। तू कौन है? फ्रेंच है। मैं बदमाश, तेरे ऊपर दबदबा बना रहा हूँ क्योंकि तू फ्रेंच है और मैं डच हूँ। ठीक है, यही कर रहा था कौन? कहाँ पे? बेल्जियम में हो रहा था ये चीज। तो क्या ये हो रही थी? क्या ये पॉइंट सही है? अरे बिल्कुल सही है। क्या है? ट्रू है। चलो देखो, लोगो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? ट्रू है। अरे मतलब मत लिखो लिखो। जो ए पॉइंट हमें देखा, ये स्टाइलस भाई मुझको नया लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया इसको। काम तो कर रहा है बट काम नहीं कर रहा। लिख दो यहाँ पे, ए क्या है? ट्रू है। अच्छा लिखते नहीं है, क्यों लिखना है? लिख देते चलो। ए ट्रू है, पहला पॉइंट ट्रू है। आ जाओ सेकंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। मैं जितना दिखा रहा हूँ ना उतना पढ़ो, जितना दिखा रहा हूँ उतना पढ़ो, बस हो गया। इन श्रीलंका the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhalas speaking majority. क्या कहा पॉइंट ने? क्या कहा पॉइंट ने? क्या कहा? कहा उसने ये कि श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आई जिससे, जो पॉलिसीज ये इंश्योर कर रही थी, जो पॉलिसीज ये मद्देनजर रख रही थी, ये मद्देनजर रख रही थी कि भाई जो सिन्हाला और तमिल्स के बीच में जो चीज चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, ये खत्म ना हो, ये और बढ़े। गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज आई थी? अच्छा उस पॉइंट को डिवाइस कर लेगा। गवर्नमेंट ने सबसे पहले पॉलिसी क्या लाई थी कि भाई उन्होंने सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। उन्होंने बुद्धिज्म जो उनका रिलीजन है उसको बढ़ावा दिया। थर्ड पॉइंट क्या करा उन्होंने? गवर्नमेंट ने, श्रीलंका गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये करा कि जितनी गवर्नमेंट जॉब्स है, जितनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, ये सारे के सारे सिन्हालास को मिलेंगे, तमिल्स को कुछ नहीं। ये सारी चीजें हुई, है ना? और ये सारे डिसीजंस लिए गए। तो क्या ये सारे डिसीजंस सिन्हाला के फेवर में थे? बिल्कुल सिन्हाला के फेवर में थे। मतलब क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सिन्हालास का दबदबा बना रहे, सिन्हालास का डोमिनेंस बना रहे किसके ऊपर? तमिल्स के ऊपर। और इसी जैसे डिसीजंस लाए गए थे। तो क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कहाँ गलत है पॉइंट? किसी को गलत लग रहा है? किसी को गलत लग रहा है तो बेटा मैं तुम लोग को ना एक बताता हूँ, देखो। लेक्चर नंबर 3 मिलेगा तुम्हें, लेक्चर नंबर 3 हमारे चैनल पर, वो जाके देखो। है ना? अगर तुम लोग को ये समझा नहीं तो। थर्ड पॉइंट क्या है देखो, थर्ड पॉइंट क्या है देखो, जल्दी देखो। देखोगे, देखो। द तमिल्स ऑफ श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर
लैंग्वेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द एजुकेशन एंड जॉब्स। क्या ये पॉइंट भी सही है? एट द एंड ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक का एंड था, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, इस टॉपिक के एंड वाले पेज के एकदम लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, याद आया? उसमें हमने पढ़ा था कि तमिल्स ने ना, श्रीलंका के अंदर तमिल्स ने ये मांग रखी एंड में जाकर के कि हम जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में रह रहे हैं, हमारे लिए एक अलग फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाए और हमें एक अलग सेपरेट तमिल इलम, क्या नाम था, तमिल इलम, एक सेपरेट तमिल स्टेट दिया जाए, है ना, हमारी खुद की एक फेडरल गवर्नमेंट हो, ठीक है, फेडरल अरेंजमेंट्स हो, ताकि हम लोग अपनी पावर शेयर कर सके, ताकि हमारा कल्चर प्रोटेक्ट हो, लैंग्वेजेस, हमको जॉब्स मिल सके, हमारी अपॉर्चुनिटीज हो, हमें रिस्पेक्ट मिल सके। क्या ये चीज करी गई थी? बिल्कुल करी गई थी, बिल्कुल की थी, बिल्कुल। तमिल्स ने ये मांग रखी थी कि प्लीज 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 हमें एक अपना फेडरल स्टेट बनाने दीजिए तमिल इलम नाम से। लेकिन क्या बनाने दिया गया? नहीं दिया गया, राइट। अब तक तो सारे पॉइंट्स एकदम करेक्ट रहे हैं। आगे वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है डी पॉइंट, द ट्रांसफॉर्मेशन, the transformations of Belgium's from unitary government to federal one prevented possible divisions of a country on linguistics lines। श्रीलंका में क्या हुआ था? सिंथालास और तमिल्स के बीच में इतनी दरारें आ गई, इतनी दरारें आ गई कि सिविल वॉर कंडक्ट करवाई गई। कंडक्ट नहीं, मतलब हो गई, सिविल वॉर हो गई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, ठीक है। बिकॉज उनके बीच में जो डिविजन लाइन्स हुई थी ना, वो बहुत खतरनाक वाली हुई थी। वहाँ समझ में आया, ठीक है, वहाँ ये हुआ था। लेकिन जो हमारी बेल्जियम है, बेल्जियम ने क्या करा, उन्होंने अपनी यूनिटरी गवर्नमेंट सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट में शिफ्ट करा। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सारे की सारी पावर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? फेडरल पावर का मतलब क्या होता है कि जो पावर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगी, और लोकल गवर्नमेंट के पास भी होगी। मतलब तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर होगी। और यही चीज बेल्जियम ने की। और क्या इसी चीज की वजह से जो बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में, इन कम्युनिटीज के बीच में जो दरारें बन रही थी, क्या वो कम हुई? बिल्कुल भी करेक्ट बात है। तो क्या ये वाला पॉइंट भी सही बोल रहे हैं? तो क्या ये वाला पॉइंट भी सही बोल रहे हैं? तो देखो भैया, इसने बात तो यहाँ भी सही करी है, पॉइंट तो ये भी सही है। तो क्या इसका मतलब इसका आंसर ऑल द स्टेटमेंट्स आप करेक्ट होगा? हाँ जी सर, हमने आंसर पहले ही देख लिया था। जब क्वेश्चन खोला गया था तभी हमने पहले आंसर देख लिया था। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा कि ऑल द स्टेटमेंट्स ABCD आर करेक्ट। चलिए जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में भी तुमको सेम चीज करनी है, सेम ही चीज करनी है, अगले क्वेश्चन में भी सेम ही चीज करनी है। चलो, consider the following two statements of power sharing and select the answer using the codes given below। Power sharing is it good for democracy? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि भाई साहब, गवर्नमेंट के पास इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर्स होंगे, लोगों के पास इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर्स होंगे, कि वो गवर्नमेंट के ऊपर आवाज उठा सके। क्या काम है? मैंने कहा कि डेमोक्रेसी तो यही होती है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स हो, है ना, और लोग के पास भी इक्वल पावर्स या राइट्स हों कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा सके, ठीक है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जहाँ पे पावर इक्वली शेयर होकर के अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स, सोशल ग्रुप्स, डाइवर्सिटीज ऑफ पीपल्स एक साथ मिलकर के एक ही जगह पे रह सके, ठीक है। और पावर्स मेन तो यही होता है कि गवर्नमेंट्स में बीच में पावर शेयर होती है, यही डेमोक्रेसी होती है। फेडरलिज्म, जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, वही पढ़ने वाला हम लोग इसके बाद। समझ में आया? तो क्या वाला पहला पॉइंट सही है? बिल्कुल पहला पॉइंट एकदम करेक्ट है, करेक्ट है। इट हेल्प्स देखो मैं कर दूँ तुम्हारे लिए, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हाँ, कितनी बार समझाऊं? चलो फिर से समझा देता हूँ। पावर शेयरिंग हो रही है, ऑब्वियसली बात है, पावर शेयरिंग हो रही है, मतलब दो सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर पावर का शेयर हो रहा है, मतलब यूनिटी बढ़ेगी ना, भाईचारा बढ़ेगा ना। कॉन्फ्लिक्ट से होंगे, लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या ये दोनों पॉइंट सही हैं? सर ये दोनों पॉइंट्स एकदम सही हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर
बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी, बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। क्या हमने इसी के साथ हमारे यहाँ का आज का लेक्चर खत्म कर दिया? बिल्कुल खत्म कर दिया। ये जो नीचे पॉइंट्स दिख रहे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, तो ये कुछ की टेक अवे ऑफ द चैप्टर है ना? मतलब कि कुछ की पॉइंट्स है चैप्टर के। एक शॉर्ट समराइज वे में तुमको 4 पॉइंट्स में मैंने तो तुमको पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है कि तुमने कौन से टॉपिक पढ़ा है। मत समझ लो इसको, है ना? ये तुम्हारे लिए भी हैवी नहीं। छोड़ो। चलो, इसी के साथ हमने आज का दिन फाइनली खत्म कर दिया। फाइनली आज का दिन खत्म हुआ, तो आज तुम लोग यहाँ पे जाके लिख सकते हो हैशटैग डे डे इट डन। ठीक है, हैशटैग डे इट डन। और आज हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म कर दिए। कल हम लोग तुम्हारे जो कल हम लोग जो है, हाँ जी, कल हम लोग आज हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म कर दिए। ठीक है, ये चीज़ आज खत्म हो गई। कल हम लोग तुम्हारी क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट कर देंगे, देन हम लोग टेस्ट तुम्हारे ले लेंगे। ठीक है, टेस्ट लिया जाएगा, कोई क्लियर नहीं, टेस्ट लिया जाएगा। सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिल जाएगी। डाउट्स भी वहाँ पे हमारे सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ कल के दिन। ठीक है, आई होप तुम लोग को मजा आया होगा, है ना? मैं कोशिश करी किस दिन में तुम लोग को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कुछ 4 या 5 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन इन 4-5 क्वेश्चंस की मदद से मैंने तुम्हारा बहुत ही सारा का सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक बार रिफर्निश कर किया। ठीक है, अब जब हम लोग कल मिलेंगे ना, कल जब हम लोग मिलेंगे तुम्हारी क्वेश्चन बैंक के साथ, तब उसमें जो मैं तुम लोग को क्वेश्चंस करवाऊंगा, तुम्हारा पूरा चैप्टर बहुत ही तगड़े तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। मतलब हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमसे आपसे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मचाते रहना, फोड़ते रहना। और हाँ, 100/100 कहीं नहीं गया मेरे भाई।